हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तो कभी नहीं होती, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? अगर ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस चैप्टर में हम ऐसे ही सभी बातों का आंसर जानेंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वो हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसा परिस्थिति से ये पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः कई संकल्पना प्रस्तुत की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। आसान भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। और हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, ना चखा है और ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम हमेशा देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है ये जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक बच्चा ट्रॉली को ढकेल रहा है और फिर उसके बाद ड्रॉर को पुल कर रहा है। हॉकी स्टिक से बॉल को आगे की ओर ठोकर लगा रहा है। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि कई आधार पर इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने यानी वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप ये भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिने ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से एक समान रूप से बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं और ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करिए जिसमें कई परिमाण के दो विपरीत बल पिंड हों और उसको खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर ढकेलने की कोशिश करते हैं? अगर वो कम बल के साथ बक्से को ढकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल ढकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ये घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, यानी कि बक्से के नीचे की सतह और फर्श की खुरदुरी सतह के बीच। ये घर्षण बल ढकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख भी रहे हैं कि बच्चे बक्से को जोर से ढकेल रहे हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसक रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी ढकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से ढकेलते हैं तब ढकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसीलिए बक्सा खिसकने लगता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
वस्तुओं की किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते ये एक निश्चित वेग पे पहुंचती है। यहाँ पर गैलीली के बारे में दिया गया है। उनका जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही मैथ्स और प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, लेकिन पिता विनेंजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। उनके अनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा की उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वो कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मॉट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने और उसके संबंध में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जड़त्व और द्रव्यमान। अभी तक हमने कई एग्जाम्पल्स और गतिविधियों से पता किया है कि सभी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो विरामावस्था में हो या गतिशील। वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का वो गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि बुक से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वो दूरी चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है वो खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट ही लग जाए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम ये बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर काम करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, यानी वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है और उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ हम अपने अनुभवों को एक बार सोचें। और टेबल टेनिस खेलने के दौरान अगर बॉल किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वो घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की बॉल किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, लेकिन कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्या होगा? इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले दोनों गति के नियमों से हमें ये पता चलता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है और इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका मतलब ये है कि बल सदैव युगल रूप में होता है। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करता बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। फुटबॉल के खेल में हमेशा हम बॉल को तेज गति से किक मारने के लिए विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं और दोनों ही खिलाड़ी को चोट लग जाता है। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहा जाता है।